welcome to Swadesh Web. This is me, Soumya Tare, and you're watching Cafe Talk. Today's episode is really special because we have with someone who has taught me the ABCD of journalism, whose writing inspired many and raised very important issues. He has served as a Vice Chancellor of Makhanlal and today serving as a Director General of IIMC. Please welcome Professor Sanjay Dwivedi. Sir, first question which I really want to ask is, because you come from both the worlds, educational and the professional, how important do you think is education in journalism? Like how important is education when you are entering into the field of journalism? देखिए, एक समय ऐसा था कि जब ये कहा जाता था कि पत्रकार बनाया नहीं जा सकता, वो पैदा होता बाय बर्थ, क्योंकि बहुत ज़्यादा फोकस था राइटिंग पे। अगर आप अच्छी भाषा जानते हैं, अच्छा लिखना जानते हैं, आपका थोड़ा लिटरेचर से वास्ता है, तो आप जर्नलिस्ट बन जाया करते थे। पर अब पूरा जर्नलिज्म का सिनेरियो चेंज हो चुका है। कम्युनिकेशन की एक पूरी नई नई विधाएं इमर्ज हो चुकी हैं, जिसमें 50% तो टेक्नोलॉजी है और 50% आप कंटेंट मान सकती हैं। मतलब टेक्नोलॉजी और कंटेंट साथ साथ चल रहे हैं, तो एक नई दुनिया है जिसमें आपको सिर्फ लिखना नहीं है बल्कि अपने समाज को समझना है। पहले यह था, बहुत कम मीडिया था, बहुत कम लोग लिखने वाले थे, बहुत कम लोग अखबारों में काम करते थे, वो जो कह देते थे वही सुन लिया जाता था। आज ऐसा नहीं है, आज हर आदमी वोकल है, वो अपनी अपनी बातें लोग कह रहे हैं, कोई ट्विटर से, कोई फेसबुक से, कोई अन्य से, अलग अलग माध्यमों से, यानी हर आदमी अपने आप में आज कम्युनिकेटर हो चुका है। तो बहुत सारे कम्युनिकेटर्स के बीच में जब आप संवाद कर रहे होते हैं तो आपको स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि इतनी आवाज़ों के बीच में, इतने शोरगुल के बीच में आपकी आवाज़ क्यों सुनी जाए, क्यों आपको पढ़ा जाए, क्यों आपकी बात सुनी जाए, इसके लिए स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जब आप समाज को समझते हैं, समाज के मन को समझते हैं, मतलब इसमें साइकोलॉजी भी है, इसमें थोड़ा सा आपका ज्ञान भी है, थोड़ा आपका कौशल भी है, थोड़ा आप नई चीज़ें कहते हैं और कहने का तरीका समझते हैं, तो इसके लिए ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है। अब वो समय नहीं रहा कि आप कुछ भी कहेंगे और दुनिया सुन लेगी। अब आपको कहना है, स्पेशल तरीके से कहना है, खास तरीके से कहना है, और इस तरह से कहना है कि लोग उससे इन्फ्लुएंस हो, लोग, क्योंकि हर आदमी कह रहा है। जिस दौर में हर आदमी कह रहा हो, उस दौर में आपके कहने का तब तक कोई मतलब नहीं है जब तक आप उस चीज़ को खास तरीके से न कह रहे हो। सर, आप माखनलाल के वाइस चांसलर भी रहे एंड राइट नाउ यू आर सर्विंग एज अ डीजी ऑफ आईआईएमसी। तो आईआईएमसी को देखने का नजरिया, आपका विजन आईआईएमसी को कैसे बदला है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव व्हेन यू वर एट माखनलाल एंड टुडे यू आर एट आईआईएमसी, हाउ इट हैज चेंज्ड? देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय एक वाइस चांसलर की पोजीशन भी रही, एक टीचर के नाते हमने वहाँ काम किया, एक वो यूनिवर्सिटी का सेटअप है। आईएमसी का सेटअप बिल्कुल डिफरेंट है। आईएमसी एक एकेडमी है जिसमें मूल काम तो उसका है इंडियन इन्फॉर्मेशन सर्विसेज के अधिकारियों को ट्रेनिंग देने का। तो एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, भारत सरकार का संस्थान है। इसके अलावा हम कुछ डिप्लोमा कोर्सेज भी चलाते हैं। उसके अलावा 4-5 हमारे रीजनल कैंपस है जहाँ पे हम रीजनल लैंग्वेज को लेकर, जो हमारी भारतीय भाषाएं हैं उनको लेकर पाठ्यक्रम चलाते हैं। तो बहुत सेटअप में, पूरे तरीके में काम करने के बहुत अंतर है। आईएमसी का जो फोकस है बेसिकली ट्रेनिंग पे है, ट्रेनिंग और रिसर्च आईएमसी का बेसिक कोर है, और मुझे लगता है कि इस नाते उसकी जगह थोड़ी सी अलग हो जाती है। एक रेगुलर यूनिवर्सिटी जैसी वो यूनिवर्सिटी नहीं है, एक रेगुलर संस्थानों की तरह संस्थान नहीं है। वहाँ पढ़ने से ज़्यादा सीखने पे जोर है, तो ये आईएमसी को ये चीज़ अलग बनाती है। और वैसे भी वो संस्था जो है अपने आप एक, क्योंकि दुनिया भर के लोग वहाँ ट्रेनिंग के लिए आते हैं, दुनिया के तमाम देशों के कम्युनिकेशन के ऑफिसर्स हैं, है ना, बाकी जो डेवलपमेंट कम्युनिकेशन की पढ़ाई करना चाहते हैं, तो दुनिया भर से वहाँ लोगों का आना जाना है। फिर दिल्ली में रहने के नाते आपको अतिरिक्त लाभ मिल जाते हैं कि आपको रिसोर्स पर्सन जो होते हैं वो बड़ी आसानी के साथ उपलब्ध होते हुए। फिर सूचना प्रसारण मंत्रालय का अपने आप उस पर फोकस है। तो एक अलग तरह की वो दुनिया है जिसमें मेरा अचानक प्रवेश हुआ है, और मैं ये चाहता हूँ कि वो जो उसकी लेगेसी है, जो उसकी परंपरा है, उस परंपरा को मैं आगे लेके जाऊँ। मैं ये तो नहीं कह सकता उस विश्वस्तरीय संस्थान बनाऊंगा, वो पहले से है। मैं ये नहीं कह सकता कि उसको मैं बहुत राष्ट्रीय स्तर का संस्थान बनाऊंगा, पहले से है। तो ये कहना कि मैं उसमें कुछ कर दूंगा, बस ये मैं कुछ उसमें ऐड ऑन करूंगा, जो कुछ अच्छा है उसको और अच्छा करने का प्रयास करूंगा, ये मेरी कोशिश होगी। Sir, every institute has a temperament, like Makhanlal has a temperament, or IIMC, because of its geographical location, seems to have a lot of influence of JNU, because of which it seems like there is an ideological war. How do you see that as a challenge? Because as a journalism institute, the basic job is to create an unbiased journalism. जब आइडियोलॉजी का वहाँ पे इतना विवाद हो, तो वो आप उस पर क्या टिप्पणी है? देखो, मेरा मानना है कि देखिए, आइडियोलॉजी तो रहेगी, आइडियोलॉजी खत्म नहीं हो सकती, क्योंकि हमने अपनी डेमोक्रेसी में, अपने संविधान में ही बहुदलीय लोकतंत्र को स्वीकार किया है। बहुदलीय लोकतंत्र को स्वीकार करने का मतलब ये है कि अलग अलग विचार रहेंगे, बहुत सारे विचार रहेंगे,
और पार्लियामेंट के अंदर भी आप देखिए कि बहुत सारी पार्टियां हैं, सब साथ मिलकर देश के विकास को उत्थान के लिए काम करते हैं। मुद्दा सिर्फ ये है कि आपकी जो वॉइसेस हैं, आपकी जो आवाजें हैं, वो देश के हित में होनी चाहिए। सब मिलकर के इस राष्ट्र का विकास करें, सब मिलकर के भारत की संविधान की जो मूलभूत अवधारणाएं हैं, जो उसकी भावनाएं हैं, लोकतंत्र की जो मूल स्थापनाएं हैं, उसके लिए सब मिलकर काम करते हैं तो आपत्ति नहीं है। पर अगर उस अभिव्यक्ति की आज़ादी को या अपने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस को आप देशद्रोह के स्तर तक लेके जाते हैं तो मेरे जैसा व्यक्ति उसके खिलाफ है और हमेशा खड़ा रहेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर मैं इन चीज़ों का समर्थन नहीं कर सकता, हिंसा का, आतंकवाद का, इन चीज़ों का। जैसे माओवादी आतंकवाद है, उसके पक्ष में भी कुछ लोग नारे लगाते हैं, कुछ कश्मीरी आतंकवादियों के पक्ष में भी लोग खड़े हो जाते हैं। डेमोक्रेसी में होने का यह मतलब नहीं है कि आप देश से ऊपर हैं, संविधान से ऊपर हैं। संविधान आपको जितनी आज़ादी देता है अपनी बात कहने की, आप बिल्कुल कहिए, आपको कहने का अधिकार है, आप कह भी रहे हैं। आप भारत के प्रधानमंत्री की रोज आलोचना करते हैं, इस पर कोई आपत्ति नहीं है। पर आपकी अभिव्यक्ति की आज़ादी की सीमा देशद्रोह के अंतर्गत नहीं आनी चाहिए। देशद्रोह से मेरा आशय है कि आप उन लोगों का समर्थन नहीं कर सकते जो हिंसा या आतंक पैदा करके इस देश को तोड़ना चाहते हैं या देश को आतंकित करना चाहते हैं। जो कुछ जेएनयू में हुआ या जो कुछ अभी फ्रांस को लेके हो रहा है देश भर के अंदर, उस चीज़ का भारत सरकार समर्थन नहीं करती। अगर भारत सरकार उसका समर्थन नहीं करती तो हम कैसे कर सकते? भारत सरकार ने कहा कि जो फ्रांस सरकार का स्टैंड है, उस स्टैंड के साथ भारत सरकार खड़ी है। तो जो भारत सरकार का स्टैंड है वही देश के हर नागरिक का स्टैंड होना चाहिए, खासकर इन सवालों पर जहां देश की बात आती है। कि जब देश की बात आ जाती है तो हमको अपने पार्टीगत जो विवाद हैं, हमारी जो वैचारिक अपनी अपनी धाराएं हैं, उनको छोड़ के राष्ट्र हित में सबको साथ में खड़ा होना चाहिए। हम उन लोगों में नहीं है कि चीन हम पर हमला करेगा तो हम ये कहें कि चीन के चेयरमैन माओ भी हमारे चेयरमैन हैं। हम ऐसा नहीं कह सकते। जिन लोगों ने ऐसा कहा उनने बाद में माफी भी मांगी, क्योंकि ये चलता नहीं है। हम उन लोगों में नहीं है कि अगर कोई सत्ता आपातकाल घोषित कर देती है हम कह रही बहुत अच्छा काम है, या आपातकाल लगाना बहुत अच्छा काम है। हम तो राष्ट्र के साथ खड़े हैं, संविधान की मूलभूत भावना के साथ खड़े हैं और सबकी जो आस्थाएं हैं उसका सम्मान करते हुए साथ खड़े हैं। हम चीन थोड़ी ही हैं। जो उइगर मुसलमानों के साथ जो हो रहा है, मैं उसको कंडम करता हूं, उसकी निंदा करता हूं। कभी भारत जैसे देश में ऐसा नहीं होगा, नहीं होना भी नहीं चाहिए। पर चीन के साथ आपका एक अलग रवैया है, उसके साथ फारूक अब्दुल्ला साहब मिलने को तैयार हैं, और यहाँ आपका एक अलग रवैया। तो ये थोड़ा सा द्वंद्व है। ये समझना बहुत कठिन है कि फ्रांस के सवाल पर आप एक अलग स्टैंड रखते हैं, चीन के सवाल पे आप अलग स्टैंड रखते हैं। तो ये जो सेलेक्टिव पॉलिटिक्स है ये अच्छी नहीं है देश के लिए। और मुझे लगता है कि परिसरों के अंदर, खासकर जो शिक्षा परिसर, वहीं से अगर बच्चा जहर लेके जाएगा, वहीं से बच्चा गलत शिक्षा लेके जाएगा तो फील्ड में जाके वो क्या करेगा। इसलिए हमें ऐसे पत्रकार तैयार करने हैं जो चीज़ों को वस्तुनिष्ठता के साथ देखें, सब्जेक्टिविटी के साथ देखें, सच्चाई के साथ देखें, और भारत की जो संविधान और उसकी जो मूल भावना है उसके अंतर्गत सारे देश को साथ लेके चले। क्योंकि तोड़ने वाले लोग बहुत हैं, कुछ जोड़ने वाले लोग भी आने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। सर, अभी आप पत्रकारिता की बात कर रहे थे कि अभी ऐसा लग रहा है कि देयर इज अ लो डीप inside journalism, especially when we talk about electronic media. जो भी सुशांत सिंह राजपूत के बाद केस हुआ, एक सडनली जर्नलिज्म का लोड ही पाया है, एंड एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हाउ मीडिया इज नॉट बीइंग रिस्पॉन्सिबल. व्हाट इज योर कमेंट ऑन दैट? देखिए, टेलीविज़न जो है, टेलीविज़न की मजबूरी को आप समझिए। टेलीविज़न एक तो अभी नया नया आया है, बच्चा है। 90s के बाद हमारे पास प्राइवेट चैनल्स आए, और टेलीविज़न एक ड्रामे का माध्यम है। टेलीविज़न पे आपको ड्रामा क्रिएट करना पड़ता है। ड्रामा जब आप क्रिएट करते हैं तो आप वो तथ्य के साथ, सच्चाई के साथ, इश्यूज के साथ कंप्रोमाइज़ करते हैं। क्योंकि देखिए, टीआरपी की भी एक जंग है, उसकी भी एक डिबेट लगी हुई है कि जब आप टीआरपी के लिए इस तरह से चीज़ों को करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं। मुझे लगता है कि धीरे धीरे चीज़ें शायद सेटल हो जाए, शायद ठीक हो जाए, क्योंकि अब लोगों की तरफ से भी इस तरह की वॉइसें आनी शुरू हो गई हैं, लोगों की तरफ से भी इस तरह की आवाज़ आनी शुरू हो गई हैं, चीज़ें बदल रही हैं। और आप देखिए, टेलीविज़न ऐसा नहीं कि कुछ सुधरा नहीं है, सुधरा है। एक ज़माने में काल का पाल महाकाल, नाग नागिन की शादी और दुनिया के है ना बहुत सारी चीज़ें, खोपड़ी उपड़ी लड़ाने के काम होते थे टेलीविज़न पे। राजू सावंत, राखी, रामदेव, यही लोग टीवी पे ज़्यादातर स्पेस घेरते थे। अब धीरे धीरे वो चीज़ अब डिबेट पे आए हैं, तो हो सकता है कल खबर पे भी चले जाए। तो मुझे लगता है जैसे जैसे मेच्योरिटी आएगी, टेलीविज़न अपने को अपग्रेड करेगा और निश्चित रूप से सुधरेगा। So with the rise of social media, there's a debate of fake news, misinformation, disinformation, और जो भी यूएस में हुआ कैम्ब्रिज एनालिटिका के बाद. बट नाउ समथिंग विच इज सीरियस हैपनिंग इज एजेंडा जर्नलिज्म. जैसे कि आपने फ्रांस की बात की, एक तबके का पत्रकार ऐसा है जिसकी ओपिनियन ही भारत सरकार से, जैसे आपने कहा, एकदम ही अलग है. उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं, मेरा कहना ओपिनियन आप अलग रख सकते हैं,
पर जब बड़े सवाल आते हैं, जब बड़े मुद्दे आते हैं, जब दो देशों के संबंध की बात आती है, जब देश की एकता और अखंडता की बात आती है, जब आतंकवाद और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात आती है, जब नेशनल सिक्योरिटी के इशूज हमारे सामने होते हैं, उस समय हम अपनी विचार और धारा के आधार पर चीज़ों को व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि ये गलत होगा। और अगर हम ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने देश के साथ, अपनी ज़मीन के साथ, जिस मिट्टी हवा पानी में हम सब कुछ पा रहे हैं, जी रहे हैं, उसके साथ कहीं ना कहीं विश्वासघात करते हैं। और मुझे लगता है ये अच्छा नहीं है। जो लोग ऐसा करते हैं उन्हें अपने रवैये पर विचार करना चाहिए, और उन्हें अगर लगता है कि वो गलत है तो उन्हें अपना सुधार करना चाहिए। सर, क्योंकि सोशल मीडिया की बात हो रही है टुडे, इट सीम्स लाइक कि बहुत सारी आवाज़ें हैं। जैसे आपने शुरू में भी कहा कि बहुत सारी आवाज़ों में आपकी आवाज़ पहचानने के लिए पढ़ाई की ज़रूरत है। पर ऐसे में जब सबके पास आवाज़ है, तो आप क्योंकि एक जर्नलिज्म इंस्टीट्यूट के डीजी हैं, तो वो जो कट द क्लटर होता है वो हम कैसे कर सकते हैं, उसके बारे में? देखिए, क्या होता है कि आवाज़ें हैं वो ठीक है, और आवाज़ों में बहुत सारी बेसुरी भी आवाज़ हो सकती है, भी ठीक है, क्योंकि जो लोग आज सोशल मीडिया पे कर रहे हैं या इन्फ्लुएंसर की तरह काम कर रहे हैं, वो ट्रेंड नहीं है एक, या बहुत ट्रेंड है। अलग अलग तरह के लोग हैं। देखिए, कुछ लोग तो विचार लेके आए हुए हैं कि मुझे यही करना है, विवाद खड़ा करना है, वितंडावाद खड़ा करना। अपने शब्द हैं हिंदी में अलग अलग, एक विवाद, एक संवाद है, एक विवाद है, एक संस्कृत से शब्द लेते हैं वितंडावाद, कि वो प्लान करके आए कि उन्हें कुछ गड़बड़ करनी है। तो जो प्लान करके आया उसका आप कुछ नहीं कर सकते। आप जो जर्नलिस्ट का कुछ कर सकते हैं, एक्टिविस्ट का आप क्या करेंगे? एक्टिविस्ट तो मोटिवेटेड है ना। एक्टिविस्ट को मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं, पर एक्टिविस्ट अपने खास विचार के लिए, अपनी खास विचारधारा के लिए समर्पित है, वो उसके लिए काम कर रहा है। पर जर्नलिस्ट अगर एक्टिविस्ट की पोजीशन ले लेगा, या एक्टिविस्ट जर्नलिस्ट के बेस में आ जाएगा, तो हम क्या कर लेंगे? समस्या ये हो रही है, बहुत सारे एक्टिविस्टों ने जर्नलिज्म के प्रभाव और मीडिया के प्रभाव को देखते हुए मीडिया वाले बन गए हैं। तो है वो एक्टिविस्ट, बन गए हैं मीडिया वाले। जैसे कोई आदमी अपना वेश बदल के हमारे बीच में आके बैठ जाए। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जो एक्टिविस्ट हैं, जो किसी न किसी पॉलिटिकल मोटिव से या विदेशी विचारधाराओं से प्रभावित होकर, मैं तो कहता हूँ कहीं से भी इन्फ्लुएंस होकर के, आज वो एक्टिविज्म अपना छोड़ के जर्नलिस्ट के वेश में आके बैठ गए हैं। तो जर्नलिज्म के वेश में बैठ गए हैं, पर काम वो एक एक्टिविस्ट का कर रहे हैं। जब आप जर्नलिस्ट की कुर्सी पे बैठ के एक्टिविस्ट का रोल अदा करते हैं, तो पूरी जर्नलिज्म को आप डिस्क्रेडिट करते हैं। एक्टिविज्म चलता है आपके कमिटमेंट से, आपके उससे, आपकी विचारधारा के उससे। जर्नलिज्म चलता फैक्ट पे, जर्नलिज्म चलता सत्यान्वेषण, सच्चाई की खोज ही जर्नलिज्म का काम है। पर एक्टिविस्ट का तो तय है कि उसको यही चाहिए। तो इस चीज को भी हमको समझना पड़ेगा कि जो एक्टिविस्ट एक्टिव हुए हैं, इनको कहीं ना कहीं या तो बेनकाब करना पड़ेगा, या इनको थोड़ा आइसोलेट करना पड़ेगा। So lastly, what are your visions with IIMC? Of course, you want to carry on the legacy, but what are your visions with the institute? विजन मेरा यह है कि मैं इसको भारतीय भाषाओं के प्रशिक्षण और अनुसंधान का केंद्र बनाऊंगा। भारतीय भाषाओं से हमारा आशय ये है, एनईपी ने भी इस बात की पैरवी की है, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है उसमें भी इस बात का आग्रह किया गया है कि हम अपनी हिंदी के साथ जितनी समस्त भारतीय भाषाएं, खासकर जो 22 हमारी भारतीय भाषाएं जिनको संवैधानिक मान्यता प्राप्त है, उनके लिए हम काम करें। हम ऑलरेडी 5 भाषाओं पर पाठ्यक्रम चलाते हैं। अन्य भाषाओं पर अगर पाठ्यक्रम नहीं चला पाएंगे तो भी कुछ शोध अनुसंधान का काम करेंगे, और अपनी भारतीय भाषाओं की पत्रकारिता में कैसे हम मदद कर सकते हैं, कैसे हस्तक्षेप कर सकते हैं, कैसे वहाँ पे अच्छे जर्नलिस्ट की ट्रेनिंग कर सकते हैं, इस पे फोकस होगा। क्योंकि इंटीग्रिटी अगर लानी है, देश में एकता पैदा करनी है, राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए अगर हमें काम करना है, देश को एक रखना है, तो भारतीय भाषाओं को मिलकर के खड़ा होना पड़ेगा। क्योंकि इसी से दिल जुड़ेंगे, इसी से तार जुड़ेंगे, और सारा भारत एक होकर खड़ा होगा। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो बात आज माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, आत्मनिर्भर भारत की जो बात कह रहे हैं, वो सब इसके मामले से हल होने वाली। क्योंकि शिक्षा जब होगी, उसमें अच्छा काम होगा तो रोजगार आएगा। जब रोजगार आएगा हमारी भारतीय भाषाओं में, बेरोजगारी खत्म होगी, आत्मनिर्भर भारत बनेगा, एक सुंदर मीडिया बनेगा, और एक सकारात्मक कंटेंट का विकास होगा। और मुझे लगता है कि हम इस दिशा में प्रयास प्रारंभ कर चुके हैं। आगे सफलता कितनी मिलती है, इस पर थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।